हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ब्लॉकचेन डेवलपर रोड मैप 2025 के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ब्लॉकचेन डेवलपर। और इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो हम डेफिनेटली करने वाले हैं ब्लॉकचेन डेवलपर रोड मैप के बारे में, जहाँ पे हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी आनी चाहिए, क्या टेक स्टैक चूज करना चाहिए, ऑल दोज थिंग्स। देन वी आर गोइंग टू कवर इज वेब डेवलपमेंट अ प्री रिक्विजिट टू वेब 3, इसके बारे में बात करेंगे। एंड देन वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज AI गोइंग टू किल वेब 3। क्योंकि AI अगर आप देख रहे होगे तो काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है, काफी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। तो इज AI अ थ्रेट टू वेब 3? तो इन सारी चीजों को हम लोग कवर अप करने वाले हैं इस वीडियो में, और भी बहुत सारी चीजें कवर अप करेंगे। एंड आई होप यू आर एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो, एंड इफ यू आर, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें हमारी ब्लॉकचेन इंडस्ट्री की, तो हमारी ब्लॉकचेन इंडस्ट्री पहले से ज़्यादा काफ़ी मैच्योर हो चुकी है, पहले से ज़्यादा काफ़ी बेटर हो चुकी है। मुझे याद है कि जब मुझसे पहले कभी कोई पूछता था कि भाई कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करें इन ऑर्डर टू बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर, तो जनरली मेरा रिकमेंडेशन होता था कि आप जावास्क्रिप्ट से शुरू कर सकते हो। और रीज़न इसके पीछे होता था कि भाई जावास्क्रिप्ट हर जगह यूज़ हो रही थी ब्लॉकचेन डोमेन में उस समय। लाइक आप फ्रेमवर्क की बात कर लो, टेस्टिंग की बात कर लो, लाइब्रेरीज़ की बात कर लो, तो जावास्क्रिप्ट का काफ़ी बोलबाला था, राइट? तो मैं कहता था भाई जावास्क्रिप्ट कर लो। और अगर मुझसे कोई पूछता था कौन सी ब्लॉकचेन करूँ, तो जनरली मेरा रिकमेंडेशन होता है कि भाई आप इथेरियम से शुरू। बट नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग। अब अगर मुझसे कोई पूछता है कि मैं कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करूँ, तो मैं उससे कहता हूँ भाई कोई फ़र्क नहीं। आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, कोई भी मतलब कोई भी, आप ब्लॉकचेन की फ़ील्ड में एंटर कर सकते हैं। आपको पाइथन आती है, आप एल्गोरैंड ब्लॉकचेन के पास जा सकते हो। आपको नोड जेएस, गो या फिर लेट्स से जावा आती है, तो आप हाइपरलेजर के डोमेन में जा सकते हो। आपको लेट्स से कह रहे हो यार मुझे ना एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, मुझे ये सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं मुझे वो सीखनी ही नहीं है। तो उसके लिए भी है आपके पास काइरो है, ताकि आप स्टार्कनेट डोमेन में वर्क कर सको। आपके पास मूव है, जहाँ पे आप एप्टॉस और सुई जैसे डोमेन में वर्क कर सको। और इसी तरह से हमारी जो पॉपुलर ब्लॉकचेन है, चाहे आप बात कर लो सोलाना की, तो वहाँ हम रस्ट यूज़ करते हैं। अगर आप बात कर लो इथेरियम की, तो वहाँ पे हम सॉलिडिटी यूज़ करते हैं। तो द थिंग इज़, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देयर इज़ नो आई विल से बैरियर कि भाई आपको यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए तभी आप ब्लॉकचेन में एंटर कर सकते। नहीं, मैं तो कहूँगा कि अब ब्लॉकचेन में जो एंट्री बैरियर था वो काफ़ी कम कर दिया गया है, काफ़ी छोटा होता जा रहा है ये एंट्री बैरियर। मतलब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हो, आप आराम से यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो अगर आपको कोई कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से आती है, तो आप उसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके ब्लॉकचेन डोमेन में एंटर कर सकते हो। और अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ कर रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ चूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चूज़ अ ब्लॉकचेन। तो आप चूज़ करो कि मुझे कौन-सी ब्लॉकचेन पे काम करना है, और उस ब्लॉकचेन पे जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड हो, आप वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो। और मज़ेदार बात यहाँ पे क्या है पता है आपको? मज़ेदार बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हर जगह आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे नहीं, नहीं। आपको हर जगह अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी अगर आपके पास स्किल्स है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैंने बहुत सारे इस समय ब्लॉकचेन कंपनी से बात किया, फाउंडर से बात किया, एंड दे आर रेडी टू हायर यू। दे आर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग इन देयर पावर टू हायर यू। चाहे वो हैकेथॉन्स हो, मीटअप्स हो, जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट यू रिक्वायर दोज स्किल्स विच दे आर लुकिंग। तो इन शॉर्ट, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ ब्लॉकचेन डोमेन में एंटर कर सकते हो। बट बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, अब बात यहाँ से शुरू होती है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन डेवलपर। तो चलिए देखते हैं। तो मैं कैटेगराइज करता हूँ ब्लॉकचेन डेवलपर्स को 3 कैटेगरीज में। पहला है आपका कोर ब्लॉकचेन डेवलपर, दूसरा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर्स, और तीसरा है ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब देखो, ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ ऐसे कुछ 3 अलग-अलग वैराइटीज़ के डेवलपर्स होते हैं, नहीं। काइंड ऑफ ये एक मतलब आपको एक आइडिया देने के लिए कि आप किस किस डोमेन में अगर ब्लॉकचेन पे जा रहे हो, तो कौन-कौन से आपके पास डोमेन्स अवेलेबल होती हैं काम करने के लिए, ओके? अदरवाइज़ ये सारे काम आपस में ओवरलैप ही करते हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि यार एक अलग ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कोई प्रजाति होती है और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की अलग और कोर डेवलपर की अलग। कहीं न कहीं सब कुछ सेम ही है, बट हाँ, इनको हम इस तरह से कैटेगराइज़ कर सकते हैं फॉर ईज़ी अंडरस्टैंडिंग, दैट्स इट। तो अगर हम बात करते हैं कोर ब्लॉकचेन डेवलपर की, हु आर दिस कोर ब्लॉकचेन डेवलपर्स? तो कोर ब्लॉकचेन डेवलपर्स वो डेवलपर्स होते हैं जो कि प्रोटोकॉल लेवल पे काम करते हैं। और ये प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स बेसिकली आपकी ब्लॉकचेन्स ही हैं। तो जैसे आपका बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, ये सब आपके प्रोटोकॉल्स ही है। प्रोटोकॉल्स मतलब हो गया रूल्स, ठीक है? तो हर एक प्रोटोकॉल के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अपने कुछ फीचर्स हैं, अपनी कुछ डिजाइंस हैं। तो आप देखोगे हर एक ब्लॉकचेन एक दूसरे से अलग होती है, राइट? जैसे बिटकॉइन की बात करें अगर हम, तो वहाँ पे हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट नहीं कर सकते, बट इथेरियम पे हम कर सकते हैं।
वहीं अगर हम सोलाना की बात करें तो सोलाना के जो ट्रांज़ैक्शंस होते हैं वो इथेरियम और बिटकॉइन से काफ़ी फ़ास्ट होते हैं, क्योंकि उसका कुछ अपना यूनिक प्रोपोज़िशन है, अपना कुछ यूनिक फ़ीचर है। और इन सब चीज़ों को डिज़ाइन करने का काम कौन करता है? इन सब चीज़ों को डिज़ाइन करने का काम करता है कोर ब्लॉकचेन डेवलपर। तो जो कोर ब्लॉकचेन डेवलपर होता है वो क्या करता है? कोर ब्लॉकचेन डेवलपर्स इन सारी चीज़ों पे काम करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटोकॉल को डिज़ाइन करना हो गया, मतलब इथेरियम, बिटकॉइन, सोलाना सबको डिज़ाइन ही किया गया होगा ना, किसी ने तो डिज़ाइन किया होगा इन सबको। तो ये कौन करता है? कोर ब्लॉकचेन डेवलपर करता है। इम्प्लीमेंटिंग कंसेंसस एल्गोरिथम, तो भाई हर एक अगर आप ब्लॉकचेन को देखोगे तो सबकी अपनी-अपनी कंसेंसस एल्गोरिथम है। इथेरियम जहाँ यूज़ कर रहा है प्रूफ ऑफ स्टेक, वहीं बिटकॉइन यूज़ करता है प्रूफ ऑफ वर्क, है ना? पहले वैसे इथेरियम भी प्रूफ ऑफ वर्क यूज़ करता था, बट अगेन उसको चेंज कर दिया गया। फिर हम डेवलपिंग कोर फीचर्स, जैसे कि मैंने कहा हर एक ब्लॉकचेन के अपने फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल भाई एक नोड दूसरी नोड से कैसे इंटरैक्ट करेगी, क्या उनके बीच में किस तरह का कम्युनिकेशन होगा, ये सारी चीज़ें हर एक प्रोटोकॉल के लिए अलग-अलग होती है। ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस, भाई सीधी-सी बात है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ करेंगे तभी तो हम ब्लॉकचेन यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम यूज़ क्यों करेंगे? उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करना वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर सिक्योरिटी नहीं मेंटेन है तो कोई ब्लॉकचेन को यूज़ नहीं करेगा। तो ये सारे काम होते हैं जनरली एक कोर ब्लॉकचेन डेवलपर के। और अगर इनके गोल की हम बात करें, मेन गोल इनका यही है कि एक हाइली स्केलेबल सिक्योर ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल को डिज़ाइन करना, उसको बनाना। और अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हैं जो कि यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका रस्ट, गोलैंग, सी प्लस प्लस, पाइथन, दीज़ काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ जो कि थोड़ा आप कह सकते हो सिस्टम के ज़्यादा क्लोज़ होती हैं, ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरली आप देखते हो यहाँ पे यूज़ होते हुए। जैसे आप देखोगे गो इथेरियम में गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हो रही है। सोलाना ब्लॉकचेन के लिए रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हो रही है। तो इसी तरह से सी प्लस प्लस, पाइथन, इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जनरली यूज़ किया जाता है फॉर कोर ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। तो आइए अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ डेवलपर की, दैट इज़ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर। अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिंपली प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपकी ब्लॉकचेन पर रन करते हैं। जैसे आप सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, इन सब में प्रोग्राम्स लिखते हो, ठीक उसी तरह से आप यहाँ पे भी प्रोग्राम्स लिखते हो। बस ये प्रोग्राम्स कहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं? ये आपके ब्लॉकचेन पे रन करते हैं और इन्हीं को हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर्स का रोल बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के लिए, इसलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर्स को बहुत ही अच्छा खासा सैलरी भी मिलता है। अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर्स की एवरेज सैलरी चेक करोगे, सो यू विल फाइंड इट इज़ प्रीटी हाई। ओके, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो हमारे इम्यूटेबल होते हैं। एक बार आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर दिया, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। दूसरा रीज़न यहाँ पे सैलरी हाई होने का ये भी होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे हमारी जो पूरा फाइनेंस की फील्ड है, जो डीफाई स्पेस है, दैट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ही टिका हुआ है। और जहाँ पे भी फाइनेंस होता है ना भाई, वहाँ पे अच्छा खासा पैसा होता है। और आप ये चेक कर सकते हो, किसी भी बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर आपका दोस्त है, अगर किसी अच्छी पोजीशन पे, they are earning good amount of money because banks deal with money, and since we pay good amount of money, right, to keep our money secure in the banks, so they charge good amount of money. और ठीक उसी तरह से हमारे DeFi स्पेस भी एक बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, और उस बिलियन डॉलर इंडस्ट्री को सेव करने के लिए हमें अच्छे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर्स चाहिए होते हैं, और इसीलिए हम उनको अच्छा खासा अमाउंट पे करते हैं। तो बात करें इनके गोल की, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर का जो गोल होता है वो होता है टू क्रिएट ऑप्टिमाइज एंड सिक्योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्टिमाइज क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे आप जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हो, हर एक लाइन के लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। अगेन अगर आपको नहीं पता इसका क्या मतलब है, तो आप मेरा सॉल्टी ऑप्टिमाइज़ेशन वाला कोर्स देख सकते हो, जो कि यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। और सिक्योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्यों? ये मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों से डील करता है। और एक बार अगर ये डिप्लॉय हो जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। तो वी नीड टू मेक श्योर एज़ अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर कि ये सिक्योर हो। और अगर बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो यहाँ पे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ यहाँ पे एंटर कर सकते हो। हर एक ब्लॉकचेन के लिए अलग-अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, बस आपको ये ध्यान रखना है, जैसे सॉलिडिटी इथेरियम में यूज़ हो रही है, रस्ट सोलाना पे यूज़ हो रही है, पाइथन आपके एल्गोरान में यूज़ हो रही है। बट आपके पास नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हैं, जैसे काइरो, मैंने उस पे पूरा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री में। तो वहाँ पे आप स्टार्कनेट इकोसिस्टम पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो यूजिंग काइरो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दिस इज़ टोटली अप टू यू। आप जिस ब्लॉकचेन को चूज़ करोगे, उस तरह की आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी चूज़ करनी पड़ेगी। और इससे एक बहुत ही अच्छी फ़ील्ड जो इमर्ज होके आ रही है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट से, वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग की। तो आपने हो सकता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर्स का नाम सुना हो। तो बेसिकली जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करते हो, तो उसको थर्ड पार्टी से वेरीफाई कराना, चेक कराना काफ़ी ज़रूरी होता है कि कहीं आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि भाई बिलियन डॉलर इंडस्ट्री का सवाल है, राइट ये? तो इसलिए उसको ऑडिट कराया जाता है बाय डिफरेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर्स। और कभी-कभी कंपनीज़ क्या करती हैं, उसको एक एक बाउंटीज़ निकालती हैं, जिसमें कि कोई भी आकर के अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट करता है और कोई बग फाउंड करता है, तो उसको उसके लिए पैसे भी दिए जाते हैं। जैसे मैं अभी एक लाइव ब्लॉकचेन बूट कैंप रन कर रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर इफ यू वांट टू जॉइन। तो वहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट है, एंड ही इज़ अर्निंग बाउंटीज़ बाय ऑडिटिंग द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो वहाँ पे वो बग फाइंड करता है, इस तरह की चीज़ें करता है, एंड ही इज़ अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ बाउंटीज़।
So now let's talk about the third variety of developer, that is blockchain software developer. अब ये ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स करते क्या हैं? तो जिस तरह से अभी हमारे पास इंटरनेट है, राइट? और इस इंटरनेट पे हम एप्लीकेशंस रन करते हैं, हम अपनी वेबसाइट्स रन करते हैं। ठीक उसी तरह से जो हमारी ब्लॉकचेन है, राइट? उस पे भी हम क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं। और उन एप्लीकेशंस को कहा जाता है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, और इन डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन को बनाने का काम करते हैं हमारे ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर। डे टू डे लाइफ में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब लोग कहते हैं ब्लॉकचेन डेवलपर, तो दे आर जनरली टॉकिंग अबाउट ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर ओनली। तो आइए अब समझते हैं कि स्टेप बाय स्टेप वे क्या है टू बिकम अ ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर ब्लॉकचेन डेवलपर। तो ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बहुत ही अलग अलग रोल्स प्ले कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको फ्रंट एंड की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट अ फ्रंट एंड फॉर अ ब्लॉकचेन एप्लीकेशन। जैसे अगर आप यूनिस्वैप की वेबसाइट पे जाओगे, सो दिस देयर इज अ ब्यूटीफुल इंटरफेस, राइट? यूनिस्वैप हैज, तो वो कैसे हुआ होगा? वो डेफिनेटली फ्रंट एंड डेवलपर्स की वजह से ही हुआ होगा, राइट? आप अगर बैकएंड जानते हो, तो आप बैकएंड को किस तरह से ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेट करते हैं, ये सीख सकते हो। और आप देखोगे बहुत सारी जो एप्लीकेशंस अभी आपको दिखती हैं, ज़्यादातर वो बैकएंड इंटीग्रेटेड ही होती हैं। ऐसा क्यों है, अभी हम बात करेंगे। बट अगर आपको बैकएंड की अच्छी नॉलेज है, आपको नोड जेएस, जावा कुछ भी आता है अच्छे तरीके से जो बैकएंड में यूज़ होता है, यू कैन यूज़ दैट नॉलेज इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट विद ब्लॉकचेन। And there are people who know front end, back end also, and they use this knowledge in order to integrate with blockchain. तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि आप एक फुल स्टैक ब्लॉकचेन डेवलपर हो, बट हाँ, आपको ब्लॉकचेन की नॉलेज भी होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड बैक एंड से नहीं काम चलेगा। यू शुड ऑल्सो हैव अ नॉलेज ऑफ ब्लॉकचेन। तो यू कैन सी दैट आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे खेल सकते हो। ये कोई कंपल्शन नहीं होता है कि यार आपको फ्रंट एंड बैक एंड दोनों ही आना चाहिए, या फिर आपको फ्रंट एंड आना चाहिए, या फिर आपको बैक एंड आना चाहिए। आपको कोई भी फील्ड यहाँ पे बेटर लग रही है, आप उसको ऑप्ट कर सकते हो। उसको फिर ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो और एक बढ़िया ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो। और दे आर पीपल जिनको भाई सारी फील्ड्स की नॉलेज होती है, वो भी होते हैं जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं। तो आप ये भी कर सकते हो। मतलब कोई, जैसे कि मैंने कहा, कोई बैरियर नहीं है, कोई डूज एंड डोंट्स नहीं है। यू कैन ट्राई whatever thing you like here and you can be a master of it। अब इस चीज़ को थोड़ा सा इन डेप्थ समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन होती है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि ये डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनती कैसे है? तो बेसिकली इस डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमें फ्रंट एंड की ज़रूरत होती है ताकि यूज़र इंटरेक्शन हो सके, और हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत होती है कि हम भाई डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं जो कि ब्लॉकचेन पे रन कर रही है, राइट? तो ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये कहाँ रन कर रहा है? ये बैक एंड एक तरह से आप कह सकते हो, ये हमारे ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है। और इन दोनों को जब आप इंटीग्रेट कर लेते हो, सो व्हाट यू गेट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड। और इसी पे हमारे ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करते हैं। तो जैसे आप कोई भी एक जैसे फॉर एग्जांपल आप यूनिस्वैप देख लो। यूनिस्वैप में आपके पास फ्रंट एंड है, राइट? और उस फ्रंट एंड के थ्रू आप क्या करते हो? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्शन करते हो। तो यूनिस्वैप इज एग्जांपल ऑफ अ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन व्हिच इज इन द फील्ड ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। ठीक है? बट ये जितना सिंपल दिख रहा है, उतना सिंपल है नहीं। हियर इज अ कैच। ज़्यादातर एप्लीकेशंस जो आप देखने वाले हो रियल वर्ल्ड में, जिसे हम डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन कहते हैं, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रंट एंड और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होते, उसमें बैक एंड भी होता है। मतलब उसमें सर्वर भी इंटीग्रेटेड होता है। और ऐसी एप्लीकेशंस को मैं कहता हूँ पार्शियल डिसेंट्रलाइजेशन। बिकॉज़ यहाँ पे आपने जैसे ही सर्वर यूज़ कर लिया, आपने इसको काइंड ऑफ पूरी तरह से डीस ज जहाँ पे आप फ्रंट एंड और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज़ कर रहे थे, तो इट वाज़ फुली डिसेंट्रलाइज़्ड। बट जैसे ही आपने इसमें सर्वर इंटीग्रेट कर दिया, यू हैव मेड इट सेंट्रलाइज़, राइट? अब डेफिनिटली इट डिपेंड्स कितना सेंट्रलाइज़, बट स्टिल इट इज़ नॉट फुली डिसेंट्रलाइज़, राइट? क्योंकि आपने यहाँ पे सर्वर एक एक पर्सन ऐड कर दिया है, मतलब एक कंपनी ऐड कर दी है, कुछ भी ऐड कर दिया है जो कि उस सर्वर को कंट्रोल कर सकता है। तो दैट्स द आइडिया। नाउ व्हाई डू वी डू दिस? इसकी ज़रूरत क्या है? जब हमारा काम फ्रंट एंड और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पे हो जा रहा था, तो हमें ये बैक एंड की ज़रूरत पड़ क्यों रही है, राइट? दैट शुड बी अ क्वेश्चन। अगर नहीं है तो भाई होना चाहिए था आपके मन में क्वेश्चन। और इसके पीछे मेनली 3 रीज़न्स। पहला रीज़न है यूज़र एक्सपीरियंस। अभी क्या है, अगर हम बात करें ब्लॉकचेन की, तो ब्लॉकचेन इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आप ब्लॉकचेन पे स्टोर नहीं कर सकते, और बहुत सारी चीज़ें अभी आप ब्लॉकचेन पे कर ही नहीं सकते, जो आप अभी सर्वर साइड पे कर सकते हो। जो चीज़ आप नोड जेएस का यूज़ करके सर्वर साइड पे कर सकते हो, वैसी सेम चीज़ आप अभी ब्लॉकचेन पे नहीं कर सकते। तो अगर आप पूरी तरीके से ब्लॉकचेन यूज़ करते हो, तो कहीं न कहीं यूज़र एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि पता चला आपने सारी चीज़ें ब्लॉकचेन पे ही वो की हुई हैं, लोड की हुई हैं, और अब यूज़र उसको एक्सेस करना चाहता है, तो इट इज़ टेकिंग गुड अमाउंट ऑफ टाइम, और लेट्स से इट्स लैगिंग और समथिंग लाइक दैट। यस, दैट्स द फर्स्ट रीज़न। सेकंड रीज़न इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। अगर हम अभी सारा डेटा ब्लॉकचेन पे स्टोर करने लगे ना, तो ये एज़ अ कंपनी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ने वाला है। तो इसीलिए हम सारी चीज़ें ब्लॉकचेन पे स्टोर नहीं कर सकते। हम सिर्फ़ वही चीज़ें ब्लॉकचेन पे स्टोर करते हैं जो कि एक्चुअली में ब्लॉकचेन पे स्टोर करने लायक है। अदरवाइज़ जो डेटा होता है, जो रिमेनिंग डेटा होता है, वो हम क्या करते हैं, सर्वर साइड पे स्टोर करते हैं ताकि हम अपना कॉस्ट कम कर सकें।
बट अगेन ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, कुछ कंपनीज तो सभी को सर्वर पे कर देती है और कहती है हमने ब्लॉकचेन का यूज़ किया, ध्यान रखिएगा। एंड द थर्ड वन इज स्केलेबिलिटी इशू। अभी हमारी जो ब्लॉकचेन है वो इतनी ज़्यादा स्केलेबल नहीं है, अभी ये मैच्योरिंग स्टेज में है और इस पर डेफिनेटली काम बहुत सारे चल रहे हैं ताकि इसको स्केलेबल बनाया जा सके, बट अभी ये उतनी स्केलेबल नहीं है, तो इसलिए भी हमें सर्वर का यूज़ करना पड़ता है और इसीलिए कंपनीज इस तरह के मॉडल पे रिलाई करती हैं। ओके, फेयर इनफ। अब बात करते हैं कि यार यहाँ पे हमें किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ठीक है ये सब तो देखने में बड़ा बढ़िया लग रहा है, बट इसमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें सीख। तो वैसे तो मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर शुरू में ही दे दिया था, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो, बट स्टिल इस चीज़ को और अच्छे से क्लेरिफाई करता हूँ। तो इस टाइम पे आप देखोगे मैं सोलाना के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे हूँ और यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली इंट्रो टू डेवलपमेंट वाले सेक्शन में आओगे, तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ लिखी हुई है कि इफ़ यू आर डेवलपिंग ऑन चेन एप्स यू शुड नो रस्ट डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप सोलाना पे काम कर रहे हो तो यू नीड टू नो रस्ट, राइट, दैट इज अ रिक्वायरमेंट। इफ यू आर डेवलपिंग ऑन द क्लाइंट साइड यू कैन वर्क विद एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल विथ। तो मैं यहाँ पे आपको क्या डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ पता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए बैरियर नहीं बनने वाला है, क्योंकि जो ये कंपनीज हैं, जो ये ब्लॉकचेन कंपनीज हैं, ये खुद इसी चीज़ पे काम कर रही हैं कि आपका मतलब आपको कोई पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड ना कर रहना पड़े इन सारे इनकी ब्लॉकचेन को यूज़ करने। तो आप देखोगे सोलाना की कम्युनिटी ने क्या किया है, उन्होंने एसडीकेज बनाई हुई हैं ताकि डेवलपर आराम से सोलाना नेटवर्क के साथ इंटरेक्ट कर सके इन द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम लैंग्वेज। हाँ, अब बहुत ही पुरानी प्रोग्राम लैंग्वेज तो नहीं, बट हाँ जो मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम लैंग्वेज है, चाहे रस्ट हो, टाइप स्क्रिप्ट हो, पाइथन हो, जावा हो, सी प्लस प्लस, गो, कॉटलिन, डार्ट, सी हैश हैश, GD script. You can see we have SDKs for each and every program language, and this is the thing I am trying to stress upon कि आने वाले टाइम में आप ये चीज़ और भी ब्लॉकचेन्स के लिए देखने वाले हो, जो अभी हो सकता है कि लिमिटेड हो कुछ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, बट आने वाले टाइम में दे आर गोइंग टू डू समथिंग ताकि हर एक तरह का डेवलपर उस ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्ट कर सके। तो दैट विल नॉट बी अ बैरियर फॉर यू इन द अपकमिंग टाइम। और जैसे कि सलाना का ये अभी क्लाइंट साइड है डेफिनेटली, बट स्टिल दिस इज अ गुड प्रोग्रेस जो कि इस ब्लॉकचेन ने किया है। नाउ कमिंग बैक टू द स्लाइड, तो यहाँ पे क्या हमें कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम लैंग्वेज की नेसेसिटी है? अगेन दैट विल डिपेंड ओनली ऑन वन थिंग कि आप कौन सी ब्लॉकचेन चूज कर रहे हो। जैसे अगर आप इथेरियम चूज कर रहे हो, इन दैट पर्टिकुलर केस में आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आपने इथेरियम चूज किया तो इथेरियम में जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप बनाते हो सोलिडिटी में, फ्रंट एंड आप रिएक्ट जेएस के थ्रू बना सकते हो, बैक एंड के लिए आप नोड जेएस यूज कर सकते हो, और इन तीनों का यूज करके आप एक पार्सल डिसेंट्रलाइज्ड बना सकते हो। ओके, बट अगर आप किसी और ब्लॉकचेन के लिए यूज़ कर रहे हो, लेट्स से आप पाइथन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो आपको एल्गोरैंड के पास जाना चाहिए, एल्गोरैंड के डॉक्यूमेंटेशन स्टडी करनी चाहिए कि यार वहाँ पे कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, किस तरह से ये सारे इंटरेक्शंस होते हैं। तो यू कैन गो फॉर एनी प्रोग्राम लैंग्वेज, जस्ट मेक श्योर कि आप एक बार जो ब्लॉकचेन पे आप काम करने वाले हो उसके डॉक्यूमेंटेशन, दैट्स इट। और दे आर एक चीज़ और भी यहाँ पे कवर अप करना चाहूँगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल इथेरियम की केस की जब बात कर रहा था, जैसे मैंने कहा ना कि यार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप फ्रंट एंड से इंटीग्रेट कर दोगे, तो इसके लिए भी लाइब्रेरीज आती है। जैसे इथेरियम की केस में हमारे पास web3.js लाइब्रेरी है, ether.js लाइब्रेरी है, जहाँ पे हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब कम्युनिकेशन करा सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम बैक एंड के साथ कम्युनिकेशन करा सकते हैं। तो इस तरह की लाइब्रेरीज का भी हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जनरली आपको ब्लॉकचेन के जो भी ब्लॉकचेन पे आप डेवलप करना चाहते हो उसके डॉक्यूमेंटेशन पे आपको सारी चीज़ें बहुत ही आराम से अवेलेबल हो जाएँगी। और कोई डाउट होगा तो भाई कमेंट करिएगा, मैं तो हूँ यहाँ पे, बता दूँगा आपको, ठीक है? एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द ब्लॉकचेन डेवलपर रोड मैप पार्ट, ठीक है? मैं इस पूरे वीडियो को जितना अभी तक हमने देखा है उसको मैं समराइज़ कर देता हूँ। पहली चीज़, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ वेब3 फील्ड में एंटर कर सकते हो। कोई भी नेसेसरी नहीं है कि आपको ये पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए तभी आप इसमें एंटर कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी ब्लॉकचेन को चूज़ कर सकते हो और उस ब्लॉकचेन के हिसाब से आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे भी कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इसी ब्लॉकचेन के साथ शुरू करना है। रिकमेंडेशन में हमेशा देखो मैं इथेरियम इसलिए कहता हूँ क्योंकि इथेरियम थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्राम ब्लॉकचेन्स, बट अगेन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको और ब्लॉकचेन में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगे। अभी रिसेंटली मैं ये जब वीडियो बना ही रहा था, तो मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो कि इसलिए कोडिटर को फॉलो करते हैं, तो उन्होंने मुझे इंटर्नशिप के अपने क्वेश्चंस भेजे, ब्लॉकचेन इंटर्नशिप के क्वेश्चन भेजे, और वो अलग-अलग ब्लॉकचेन्स पे थे। कोई किसी ब्लॉकचेन के इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहा था, कोई किसी ब्लॉकचेन के इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहा था। तो यू कैन सी कि अपॉर्चुनिटीज़ हर एक ब्लॉकचेन में है। आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि आप इथेरियम से ही शुरू करो, ये आपके ऊपर। और दूसरी चीज़, यहाँ पे आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन डेवलपर्स देखे, यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह पे है। कोर ब्लॉकचेन डेवलपर बनना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है क्योंकि आप देख सकते हो इसमें पूरा पूरा प्रोटोकॉल डिजाइनिंग, सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों की बात आती है, बट आप वो भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते।
तो वहाँ से भी आप शुरू कर सकते हो। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट जैसे कि मैंने कहा काफ़ी इमर्जिंग फ़ील्ड है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ पैसा लगा रही हैं ताकि वो ऑडिट करवा सकें, इसलिए उनको अच्छे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर्स चाहिए, तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो। एंड द थर्ड वन जो कि लोगों को थोड़ा सेफ़र और स्टेबल लगता है, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको होता है कि भाई थोड़ा ऐसा बताओ जिसमें कि थोड़ी नंबर ऑफ जॉब्स ज़्यादा दिखें, तो वो डेफ़िनिटली ब्लॉकचेन फुल स्टैक डेवलपर्स ही होते हैं क्योंकि आप देखोगे वहाँ पे स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। फ्रंट एंड भी आया है, ब्लॉकचेन भी आया है, बैक एंड भी आया है, ब्लॉकचेन भी आया है, फ्रंट एंड, बैक एंड और ब्लॉकचेन भी आया है। तो वहाँ पे स्किल्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो डेफ़िनिटली कंपनीज़ वहाँ पे हायरिंग की जो नंबर ऑफ जॉब्स की जो अपॉर्च्युनिटीज़ है, वो थोड़ी ज़्यादा दिखेंगी एज़ कम्पेयर टू अदर फ़ील्ड्स, राइट? बट ऐसा नहीं है कि और दोनों फ़ील्ड्स में अ मैं फिर से कहूँगा अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, अपॉर्च्युनिटीज़ वहाँ पे हैं। जैसे कि अगर इस फ़ील्ड में कॉम्पिटिशन मैं कहूँगा अगर ब्लॉकचेन फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जहाँ पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, तो इन सारी फ़ील्ड में कॉम्पिटिशन कम है। तो सब कुछ काउंटर बैलेंस हो जाता है। आप किसी भी जगह कर जा कर के अप्लाई कर सकते हो और अपना ब्लॉकचेन डेवलपमेंट का जर्नी को शुरू कर सकते हो। ये ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की जर्नी कहाँ से शुरू करनी है? भाई कोड रीडर का पूरा चैनल है। हर एक तरह की ब्लॉकचेन मैंने कवर अप की हुई है, आने वाले टाइम में और भी ब्लॉकचेन्स मैं कवर अप करने वाला हूँ। स्टार्कनेट पे पहले मैंने एक पूरी सीरीज़ बनाई है जिसके लिए मैं काफ़ी होपफुल हूँ क्योंकि L2 जो है लेयर 2 जो ब्लॉकचेन है वो आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हमें ब्लॉकचेन को ज़्यादा स्केलेबल बनाना है। तो इसलिए मैंने स्टार्कनेट पे तो पूरा-पूरा मैंने एक सीरीज़ बनाई हुई है जहाँ पे मैंने कायरो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लेकर के हर एक चीज़ कवर अप की है, आप वो भी देख सकते हो। साथ ही साथ और भी ब्लॉकचेन्स के ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाया हुआ है, एल्गोरैंड हो गया, आई थिंक मैंने अभी रिसेंटली एल्गोरैंड बनाया हुआ है और भी मैंने ब्लॉकचेन्स अभी टच किए हैं। हाँ, मैंने स्टेलर ब्लॉकचेन को टच किया है, मतलब बहुत सारी ब्लॉकचेन्स मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड करके रखी है, आप उसको देख करके अपनी ब्लॉकचेन जर्नी शुरू कर सकते हो। साथ ही साथ मेरा एक लाइव बूट कैम्प भी ऑनगोइंग बूट कैम्प भी चल रहा है, इफ यू वांट टू जॉइन दैट उसकी भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जॉइन कर सकते हो, जो कि पहले तो 6 मंथ्स का था बट अब आई थिंक वो 10 मंथ्स या 11 मंथ पे जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे हम इथेरियम और सोलाना कवर अप कर रहे हैं। बट इफ यू वांट टू जॉइन यू कैन डू दैट फ्रॉम देयर एज़ वेल इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है? तो चलो अब और सारे आपके डाउट्स लेते हैं और फिर वीडियो को खत्म करेंगे। अभी खत्म नहीं हुआ वीडियो वैसे, बस ये ब्लॉकचेन डेवलपर रोड मैप वाला पार्ट जिनको देखना था सिर्फ वो उनके लिए खत्म हुआ है, अदरवाइज़ आप वीडियो को आगे तक देख सकते हो जहाँ पे मैं एआई और वेब डेवलपमेंट क्या प्रीरिक्विज़िट है वेब 3 का, इसको भी बात करने वाला हूँ। नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन दैट इज़ वेब डेवलपमेंट अ प्रीरिक्विज़िट टू वेब 3 डेवलपमेंट? तो हो सकता है आपने कुछ वीडियोस देखे हों, कुछ आर्टिकल्स पढ़े हो जहाँ पे ये लिखा रहता है कि भाई देखो वेब डेवलपमेंट पहले आना चाहिए, फिर वेब 3 डेवलपमेंट पे आपको एंटर करना चाहिए, राइट? तो मेरा बस आपसे ये कहना है कि यार ऐसे जो लोग हैं जो आपसे ये कह रहे हैं, बस उनसे एक बार ये पूछ लो कि भाई आप जब ये कह रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय वेब डेवलपमेंट? क्योंकि वेब डेवलपमेंट अपने में ही बहुत बड़ी फील्ड है। उसमें फ्रंट एंड आता है, उसमें बैक एंड आता है, फ्रंट एंड में कितनी चीज़ें होती हैं, बैक एंड में कितनी सारी चीज़ें होती है। तो व्हेन दे आर सेइंग कि पहले आपको वेब डेवलपमेंट आ जाना चाहिए और फिर ही आपको वेब 3 में एंटर करना चाहिए, तो व्हाट डू दे मीन बाय दैट वेब डेवलपमेंट? ओके? और मेरे हिसाब से जितना अभी तक मैंने इस फ़ील्ड को स्टडी किया और जितने लोगों से मैंने इंटरैक्ट किया है, तो डेफ़िनिटली वेब डेवलपमेंट में कोर आपको आने चाहिए। क्योंकि देखो हमारे माइंड में क्या है कि वेब डेवलपमेंट एक अलग चीज़ होती है, मतलब वेब 2 डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट थिंग एंड वेब 3 डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट थिंग। बट ऐसा नहीं है भाई। अगर आप थोड़ा-सा ध्यान से देखोगे तो वेब 2 इज़ ऑल अबाउट कि भाई हम इंटरनेट पे रीड एंड राइट कर सकते हैं। वेब 3 कहता है कि हाँ, आप रीड राइट करो, बट उसे थोड़ा डिसेंट्रलाइज़ वे में करो, उसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट वे में करो, उसको थोड़ा ट्रस्टफुल वे में करो, जहाँ पे आपको किसी सेंट्रल अथॉरिटी पे पूरी तरह से विश्वास नहीं करना पड़ रहा है। आपकी डेटा प्राइवेसी मेंटेन्ड है, आपकी डेटा सिक्योरिटी मेंटेन्ड है। ये वेब 3 कहता है। तो ये दोनों अलग-अलग चीज़ें नहीं है कि वेब 2 कुछ और है, वेब 3 कुछ और है। नहीं भाई, ये दोनों ओवरलैपिंग फ़ील्ड्स हैं। बस ये चीज़ है। मगर हमें ये कहा जाता है पहले वेब डेवलपमेंट सीखो फिर वेब 3 आओ। आई थिंक ये जो चीज़ है इसको हमें थोड़ा ध्यान से समझना होगा कि आखिर में वेब डेवलपमेंट है क्या? और जब कोई कहता है आपसे कि वेब डेवलपमेंट पहले सीखना चाहिए फिर वेब 3 शुरू करना चाहिए, तो व्हाट डू दे मीन बाय दैट? ओके। सेकंड चीज़ अगर आप ध्यान से देखोगे, तो बहुत सारे ऐसे अभी मैंने आपको टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन डेवलपर्स बताए, जिसमें आप देखोगे कि हमें वेब डेवलपमेंट जिसको ये लोग कहते हैं कि भाई वेब डेवलपमेंट आना चाहिए। वेब डेवलपमेंट की ऐसा कोई नीड ही नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, व्हेन वी टॉक्ड अबाउट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर्स, आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो। अगेन क्या आप कहोगे कि नहीं, क्या हमें बिल्कुल भी इसमें वेब की नॉलेज नहीं होनी चाहिए? नहीं, वेब की नॉलेज होनी चाहिए भाई। नोड कैसे इंटरैक्ट करती हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे वर्क करता है, कैसे कम्युनिकेशन होता है। तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें तो जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट शुरू करोगे सीखना, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। वैसे मैं अपने कोर्सेज़ में तो बताता ही हूँ, वैसे यूट्यूब पे आप देख सकते हो। बट अगर आप कह रहे हो कि नहीं भाई मुझे एक फुल स्टैक ब्लॉकचेन डेवलपर बनना है, तो डेफिनेटली उस केस में आपको फ्रंट एंड की भी नॉलेज चाहिए, बैक एंड की भी नॉलेज चाहिए, आपको ब्लॉकचेन की भी नॉलेज चाहिए। बट अगेन वहाँ से आप वापस कोर ब्लॉकचेन डेवलपर में जाते हो, तो यू विल अगेन सी कि वहाँ पे मैंने आपसे बोला है गोलैंग आनी चाहिए, पाइथन आनी चाहिए, वहाँ पे आपको मतलब सी प्लस प्लस इस तरह की प्रोग्राम लैंग्वेज आनी चाहिए। अगेन डू यू रिक्वायर वेब डेवलपमेंट नॉलेज? येस, यू डू रिक्वायर वेब डेवलपमेंट नॉलेज, बट नॉट इन दैट सेंस जिस जो आपको बेचा जा रहा है कि पहले मर्न स्टैक सीख लो,
तभी तुम वेब 3 सीख पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? दैट्स माय पॉइंट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ डिपेंड करेगी आप किस तरह के ब्लॉकचेन डेवलपर बनना चाहते हो। ये चीज़ डिपेंड करेगी आप किस तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहते हो ब्लॉकचेन में। आप पूरी तरह से अगर एक वेब डेवलपर की तरह ही कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, जहाँ पे आपकी फ्रंट एंड की नॉलेज बहुत स्ट्रांग है, बैक एंड की नॉलेज बहुत स्ट्रांग है और अब आप आ रहे हो ब्लॉकचेन में, यू आर वेलकम। आप ऐसा कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हो। बट इफ यू आर अ पर्सन जो कि एकदम ही न्यूली वेब 3 डेवलपमेंट में आ रहा है एंड दे आर लाइक यार मुझे वेब 3 डेवलपमेंट सीखना है, तो ज़रूरी नहीं है कि पहले आप एक मर्न स्टैक का कोर्स करोगे, फिर आप आओगे यहाँ पे और आप कहोगे अब मैं सीखूंगा वेब 3 डेवलपमेंट। ऐसा कुछ भी नहीं करना। तो लेट्स से आप एकदम न्यू डेवलपर हो जो कि वेब 3 में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, वेब 3 में डेवलपमेंट करना चाहता है, तो उनसे मैं बस ये कहूँगा कि पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से सीख लो, उस पे अच्छे से लॉजिक बिल्डिंग सीख लो, अच्छे से प्रोजेक्ट्स बना लो ताकि तुम वहाँ पे कंफर्टेबल। ऐसा ना हो कि तुम वेब 3 में जब आओ अभी तुम्हारी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेट्स से सॉलिडिटी है जो कि इथेरियम पे डेवलपमेंट करने में काम आती है। नहीं, तब ये बहुत ही रिस्की प्रोपोज़िशन है और बहुत ही खराब तरीके से सीख पाओगे, क्योंकि फिर तुम क्या सीखोगे? उस समय तुम सॉलिडिटी पे ध्यान दोगे कि वेब 3 डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स पे ध्यान दोगे। तो ये प्रॉब्लम होगी, तुम्हें इरिटेशन होगी, तुम खुद ही वेब 3 डेवलपमेंट छोड़। बेटर ऑप्शन है तुम्हें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर नॉलेज है, लेट्स से सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर अच्छे से नॉलेज हो गई है, तुमने अच्छे से उस पे प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं, यू आर मोर देन वेलकम इन द वेब 3 स्पेस। आप आराम से यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, एक अच्छे वेब 3 डेवलपर बन सकते हो। नाउ कमिंग टू अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन आज के टाइम पे, जो कि है कि इज एआई गोइंग टू किल वेब 3 और इज एआई अ थ्रेट टू वेब 3? तो यहाँ पे हमें पहले ये समझना होगा कि एआई और वेब 3 कर क्या रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो एआई है वो हमारा काम ज़्यादा एफिशिएंट कर रहा है, काफ़ी ईजी कर रहा है, जो कि हमारे लिए एज ए ह्यूमन काफ़ी ज़रूरी है, राइट? हम अपना काम ज़्यादा एफिशिएंटली करना चाहते हैं, ज़्यादा ईजी वे में करना चाहते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें वेब 3 के बारे में, तो वेब 3 हमें ट्रस्ट प्रोवाइड कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड कर रहा है वाया डिसेंट्रलाइजेशन, राइट? और ट्रस्ट, जैसे कि आपको भी बताया, कि ह्यूमन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों ही फील्ड्स काफ़ी अलग-अलग जगह पे काम। तो मेरा मानना तो ये है, और सिर्फ मेरा ही नहीं, बहुत सारे लोगों का मानना ये है जो कि ब्लॉकचेन डोमेन में काम कर रहे हैं, चाहे वो फाउंडर्स हों, और ब्लॉकचेन डोमेन में नहीं भी काम कर रहे हैं, चाहे वो एआई फील्ड में भी काम कर रहे हैं, उनका भी यही मानना है। ये दोनों फील्ड एक दूसरे की काफ़ी हेल्प करने वाली है आने वाले टाइम में। तो ये दोनों फील्ड अलग अलग काम नहीं करेंगी, दे आर गोइंग टू वर्क टुगेदर लाइक दिस। तो हाउ दिस इज, सो लेट्स सी। तो पहले बात करते हैं एआई की, कि एआई वेब 3 की कैसे हेल्प कर सकता है। तो जैसा कि आपको पता है कि एआई क्या करता है, काम ईजी करता है, राइट? काम एफिशिएंट करता है। तो लेट्स से मैंने एक डीफाई एप्लीकेशन बनाई जो कि लोन देती है, राइट, यूजर को। अब वो यूजर जिसको हमें लोन देना है, हमें चेक भी तो करना पड़ेगा वो यूजर एक्चुअली में एलिजिबल भी है कि नहीं लोन के लिए। उसके लिए हमें जानना पड़ेगा भाई वो कहाँ रहता है, कैसे रहता है, क्या इनकम है, 10 तरह की चीज़ें जाननी पड़ेंगी। और ये सब चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं? ये हम सारी चीज़ें एआई के थ्रू कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर मेरे पास हज़ारों एंट्रीज़ आ रही हैं और मुझे किसी को लोन देना है, मतलब मेरे डीफाई एक्सचेंज, जो मैंने डीफाई एप्लीकेशन बनाई है, उसको किसी को लोन देना है, तो एआई के थ्रू मैं उन हज़ारों एप्लीकेशंस को बहुत ही एफिशिएंट वे में, बहुत ही ईज़ी वे में पता कर पाऊँगा कि कौन-सा पर्सन एक्चुअली में एलिजिबल है लोन के लिए। और जो एलिजिबल होगा, उनको लोन दे दिया जाएगा, और जो एलिजिबल नहीं होगा, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एआई काफ़ी हेल्पफुल हुआ मेरी एप्लीकेशन के लिए जो मैंने बनाई है लोन देने के लिए, वाया इन अ डिसेंट्रलाइज्ड वे, राइट? नाउ कमिंग टू अनदर थिंग, कि वेब 3 कैसे हेल्पफुल होने वाला है एआई के लिए। तो अगर हम बात करें एक एआई की, तो एक एआई कैसे काम करता है? एक एआई बेसिकली पहले ट्रेन होता है, राइट? उसको एक बहुत ह्यूज अमाउंट में डेटा दिया जाता है जिस पे वो ट्रेन होता है, राइट? और उसकी ट्रेनिंग होने के बाद वो हमें आउटपुट देता है। और एक अच्छा एआई मॉडल वो होता है जो कि हमें एक्यूरेट आउटपुट देता है, राइट? और ये एक्यूरेट आउटपुट कैसे दे पाता है, मतलब हम कब कहते हैं कि यार ये एआई मॉडल हमें एक्यूरेट आउटपुट दे रहा है? जब उसको जो इनपुट डेटा दिया गया था, जिस डेटा पे वो ट्रेन हुआ था, वो एक अच्छा साफ सुथरा डेटा था, राइट? वो कोई ऐसा डेटा नहीं था जो कि बायस्ड इन नेचर, बिकॉज देयर आर इंसिडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखोगे, जहाँ पे एआई मॉडल्स को जब ट्रेन किया गया तो उन्होंने बायस्ड रिजल्ट दिया था, मतलब किसी पर्टिकुलर कास्ट, किसी पर्टिकुलर रेस को उन्होंने कुछ रिजल्ट्स दिए, और किसी पर्टिकुलर कास्ट, कुछ पर्टिकुलर रेस को कुछ अलग तरह के रिजल्ट देना शुरू कर दिया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो डेटा उनको दिया गया था, ट्रेनिंग जिस पे उनकी हुई थी, वो डेटा ही गड़बड़ डेटा था, वो डेटा ही करप्ट डेटा था। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक एआई को अच्छा परफॉर्म करने के लिए अच्छे डेटा की जरूरत होती है, अदरवाइज गार्बेज इन गार्बेज आउट, राइट? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, जब ये एआई मॉडल्स बनाए जा रहे हैं, हाउ कैन वी ट्रस्ट दिस डेटा? हाउ कैन वी ट्रस्ट दिस डेटा?
क्या पता कि ये जो एआई मॉडल्स बनाए जा रहे हैं, किसी कंपनी के द्वारा या फिर किसी गवर्नमेंट के द्वारा, हाउ डू वी नो कि ये हमारा ब्रेन वॉश करने के लिए नहीं बनाया जा रहा है? भाई क्यों? मैंने आपको आपके एआई मॉडल को इस तरह के डेटा से ट्रेन कर दिया है जो कि हमारे ब्रेन वॉश करने के लिए बनाया गया है। मैं पूछूँगा कुछ, वो मुझे रिज़ल्ट कुछ इस तरह से देगा जो कि मेरा ब्रेन वॉश कर रहा है। जैसे कि आप देखते हो सोशल मीडिया जिस तरह से हमारा ब्रेन वॉश करता है, ठीक उसी तरह से जो एआई मॉडल जिस पे आज हम इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं हर चीज़ के लिए, वो हमें ऐसा डेटा नहीं देंगे जिसके थ्रू हमारा ब्रेन वॉश हो। Now, second question that arises from here is how can we trust this data? First one was can we trust this data जिसके थ्रू AI को ट्रेन किया गया है. Second question is how can we trust this data? And for that only we require Web3. Web3 के थ्रू हम एक अच्छा AI मॉडल क्रिएट कर सकते हैं. अच्छा मीन्स जो हमें एक्यूरेट रिजल्ट दे और जिस पे हम भी ट्रस्ट कर सकें. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. सो लेट्स से अगर एक मेडिकल कंपनी है जिसको खूब सारा डेटा चाहिए अपने एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए ताकि वो आपको अच्छा रिजल्ट दे सके, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम हर एक इंडिविजुअल अपना डेटा शेयर कर सकता है उस एआई मॉडल के साथ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग हिज और हर आइडेंटिटी, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग हिज और प्राइवेसी, और वो उस डेटा को उस कंपनी के साथ शेयर कर सकता है जिसके थ्रू वो कंपनी उसको उसका रिवॉर्ड देगी भाई क्योंकि हमने डेटा शेयर किया है। साथ ही साथ जो एआई मॉडल बन के निकलेगा वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट दे के दे मतलब वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट देगा और हमें ट्रस्टफुल रिजल्ट देगा क्योंकि भाई उसको किसी कंपनी ने ऐसे ही रैंडमली नहीं उठा करके ट्रेन किया है, उसको हम ही से कलेक्ट किया है और एक डिसेंट्रलाइज वे में उसको कह सकते हो मतलब डेटा कलेक्ट करके उसको ट्रेन किया है। साथ ही साथ आने वाले टाइम में आप ऐसे भी एआई मॉडल्स देखोगे जो कि डिसेंट्रलाइज वे में काम करेंगे। अभी क्या है कि एक एआई की पूरी पूरी जो कंट्रोल है वो किसी पर्टिकुलर कंपनी के पास है, जैसा सेड विच कैन बी डेंजरस, राइट? तो हम आने वाले टाइम में डिसेंट्रलाइज एआई भी देखेंगे जहाँ पे हमारे पास एक एआई होगा बट वो किसी पर्टिकुलर कंपनी के थ्रू कंट्रोल्ड नहीं हो। तो यहाँ पे हमें वेब 3 की यहाँ पे ही वेब 3 क्या करेगी, एआई को हेल्प करेगी एक अच्छा एआई बनने में और हमारा भी ब्रेन वॉश नहीं होगा। ठीक है? तो ये जो दोनों इंडस्ट्री हैं, ये दोनों एक दूसरे को मारने के लिए नहीं बनी है, ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करने के लिए भी नहीं है। एंड आई होप कि हमें एक बढ़िया फ्यूचर वेब 3 के थ्रू और एआई के थ्रू मिलेगा जब हम इन दोनों टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस वीडियो एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से कमेंट करके, लाइक करके और सब्सक्राइब करके मुझे बताइएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।